नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में फार्मेसी की प्रैक्टिस किस तरीके से अच्छे से की जा सकती है, उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि हम हमारे फार्मेसी में किस तरीके से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से फार्मेसी के काम अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। Good pharmacy practice defined as the practice of pharmacy that responds to the need of people who use a pharmacist service to provide optimal evidence-based care। तो ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की हमें यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस डिफाइंड एज, तो इसको किस तरीके से डिफाइंड किया गया है? द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी दैट रिस्पॉन्स टू नीड ऑफ पीपल। मतलब ये एक फार्मेसी की प्रैक्टिस है, लोगों को क्या ज़रूरी है, उनकी नीड क्या है, उसके रिस्पॉन्स के लिए ये एक फार्मेसी की प्रैक्टिस है। हु यूज़ फार्मासिस्ट सर्विस, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की सर्विस यूज़ की जाती है। मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस अगर अचीव करना है तो उसके लिए फार्मासिस्ट तो ज़रूरी होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास एक्सपीरियंस होता है मेडिसिन के रिलेटेड। तो फार्मेसी में फार्मासिस्ट की सर्विस यूज़ की जाती है, किस लिए? टू प्रोवाइड ऑप्टिमल एविडेंस बेस्ड केयर। तो लोगों को एक एविडेंस बेस्ड केयर मिल सके, उनको प्रोवाइड करने के लिए ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की जाती है। एविडेंस बेस्ड केयर मतलब जो भी मेडिसिन हम मैन्युफैक्चर करते हैं उनके कुछ एविडेंस होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए। क्लिनिकल ट्रायल्स में उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट देखा जाता है। वो सबसे पहले एनिमल्स पे टेस्ट की जाती है, वो उनके लिए सही है कि नहीं, एनिमल्स पे वो इफ़ेक्ट कैसा दिखाती है, किस तरीके से इफ़ेक्ट दिखाती है। फिर वो ह्यूमंस पे यूज़ की जाती है, वो देखी जाती है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, अच्छी है कि नहीं इंसानों के यूज़ के लिए। तो ये सब देख के फिर वो अप्रूव की जाती है मेडिसिन ह्यूमन यूज़ के लिए। तो ऐसी एक एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। एक प्रैक्टिस की गई है फार्मेसी की, जो कि लोगों की ज़रूरतों को देखती है। तो इसी को हम बोलते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। इन 1992 इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, दैट इज़ द FIP, डेवलप स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस, दैट इज़ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो 1992 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है, इसमें जो मेंबर्स रहते थे, यहाँ पर जो कमेटी है, ये इस कमेटी में इन मेंबर्स ने कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को गुड फार्मेसी प्रैक्टिस ऐसा कहा जाता है। ये जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत से मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स ने मिलके कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पर डेवलप किए हैं फार्मेसी की प्रैक्टिस के लिए, ताकि फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से की जा सके और लोगों को एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम दे सके। इसके लिए कुछ फार्मेसी प्रैक्टिस के कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने डेवलप किए हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, वो हम देखेंगे। फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आइडेंटिफाइड की गई है कि अगर हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो यहाँ पर आइडेंटिफाइड की गई है, तो वो देखेंगे। फार्मासिस्ट हेल्प पेशेंट टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट जो है उन्होंने पेशेंट को हेल्प करना चाहिए कि यूज़ कैसे करें मेडिसिन का। मतलब फार्मासिस्ट जो है उनके पास नॉलेज होता है, उनको पता होता है कि मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है।
तो फार्मासिस्ट जो है उनके पास जो भी नॉलेज है उस मेडिसिन का वो पेशेंट को दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको ये क्यों लेनी है, किस तरीके से लेनी है, कब लेनी है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सब पेशेंट को बता सकते हैं। अगर आपने ये थेरेपी कंप्लीट की तो इसकी वजह से आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस तरीके से पेशेंट को फार्मासिस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन मेडिसिन के बारे में दे सकता है, ताकि पेशेंट को भी उस मेडिसिन के बारे में, जो वो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो अपने मेडिसिन के रूटीन से अधेर रहेगा। उसको जिस टाइम पे मेडिसिन लेनी है, जितने वक्त तक मेडिसिन लेनी है, उतने वक्त तक वो प्रॉपरली मेडिसिन लेगा और प्रॉपर यूज़ करेगा मेडिसिन का। तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट सप्लाई मेडिकेशन एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी। तो फार्मासिस्ट फार्मेसी में काम करता है, वो मेडिकेशन सप्लाई करता है, मतलब मेडिसिन सप्लाई करता है, मेडिसिन देता है पेशेंट्स को, और मेडिसिन के साथ अदर प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि डिवाइस हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, या फिर अदर प्रोडक्ट्स जो कि मेडिकेटेड ही हम बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सप्लाई करता है फार्मासिस्ट। तो वो सप्लाई करता है तो वो किस तरीके की होनी चाहिए, एश्योर्ड क्वालिटी, मतलब उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, ये प्रूफ होना चाहिए, ये एविडेंस उनके पास होना चाहिए, ये एश्योर्ड होना चाहिए। मतलब जो फार्मासिस्ट है उसको पता रहना चाहिए कि मैं जो मेडिसिन बेच रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हों। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के मेडिकेशंस जो है वो फार्मासिस्ट ने सप्लाई करनी चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। अब हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, तो फार्मासिस्ट कोई मेडिसिन पेशेंट को दे रहा है, तो वो मेडिसिन किस तरीके से उस पर इफ़ेक्ट कर रही है, पेशेंट पे इफ़ेक्ट कर रही है, इसको मॉनिटर करना। मतलब उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं दिख रहे, एडीआरस तो नहीं दिख रहे, तो वो ड्रग को मॉनिटर करते रहना। जो भी उस मेडिकेशन के इफ़ेक्ट्स है पेशेंट के बॉडी में, वो इफ़ेक्ट जो है वो मॉनिटर करते रहना। तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू पेशेंट। तो पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, जो भी मेडिसिन के रिलेटेड या फिर डिसीज़ कंडीशन के रिलेटेड, उनकी हेल्थ के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना, साथ में उनको एडवाइस देना। कि नेक्स्ट है प्रोमोट रैशनल प्रिस्क्राइबिंग एज वेल एज डिस्पेंसिंग। तो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग मतलब एक सही यूज़ करना, मतलब सही से प्रॉपरली। तो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग मतलब एक सही मेडिसिन, प्रिस्क्राइबिंग मतलब हम दूसरों को जो देते हैं मेडिसिन, प्रिस्क्राइब करते हैं, हमको उनको बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है करके, तो सही प्रिस्क्राइब करना, उनको सही मेडिसिन बताना। जिस भी डिसीज़ कंडीशन से वो गुज़र रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए एक सही मेडिसिन, एक रैशनल मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करना, साथ में डिस्पेंस करना, मतलब उनको बेचना, उनको सेल करना, डिस्पेंस करना। तो एक सही रैशनल मेडिसिन, रैशनल प्रिस्क्राइबिंग करना, मतलब सही मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करना और उनको डिस्पेंस करना। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट की जो सेफ्टी है वो सबसे पहले आनी चाहिए। पेशेंट की सेफ्टी इम्प्रूव करना, मतलब पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान देना, उनके ऊपर कोई मेडिसिन का एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, उनकी सेफ्टी पहले आती है। तो पेशेंट की जो भी सेफ्टी है वो इम्प्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के ऊपर ध्यान देना। तो ये हो गई कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि आइडेंटिफाइड की गई है अगर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है तो हॉस्पिटल्स में। क्योंकि अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी में देखें तो कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है, वो कम्युनिटी फार्मेसी ये एक प्लेस होता है, कोई हॉस्पिटल नहीं होता, एक प्लेस होता है जहाँ पर फार्मेसी होती है, जो फार्मेसी की दुकान हम बोलते हैं। तो पेशेंट जो है वो घर पे रहता है, अपने घर पे मेडिसिन लेता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ड्रग का जो भी इफ़ेक्ट है, मेडिकेशंस के जो भी इफ़ेक्ट है वो मॉनिटर नहीं कर सकता फार्मासिस्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें फार्मासिस्ट उस टाइम पे नहीं कर सकता, ड्रग के इफ़ेक्ट मॉनिटर नहीं कर सकता, और कर भी सकता है तो वो कंटिन्यूअसली ऐसे चेक नहीं कर सकता, रोज़ जाके चेक तो नहीं कर सकता फार्मासिस्ट पेशेंट के पास। तो ये यहाँ पर डिसएडवांटेजेस आ जाता है।
पर जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल में ही होती है और जो पेशेंट है वो एडमिट ही होता है हॉस्पिटल में। तो फार्मासिस्ट उस पेशेंट को जब चाहे वो देखने जा सकता है, जो भी इफ़ेक्ट है ड्रग का, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो देखने जा सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आइडेंटिफाई की गई है अगर फार्मेसी की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी हो तो। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी। जीपीपी मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फार्मासिस्ट का रोल क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशंस, मतलब मेडिसिन की प्रिपरेशन करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, ये एक रोल हो गया। देन नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ड्रग, ड्रग को स्टोर करके रखना, ड्रग को उनकी जो भी स्टोरेज कंडीशन है, कोल्ड है तो कोल्ड टेम्परेचर पे, ह्यूमिड है तो ह्यूमिड टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर स्टोर करना है तो रूम टेम्परेचर पे। तो जो भी स्टोरेज कंडीशन है उस स्टोरेज कंडीशन में उस ड्रग को स्टोर करके रखना ताकि वो डिटेरिएट ना हो, मतलब ख़राब ना हो। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी पेशेंट्स होते हैं वार्ड्स में होते हैं या फिर कोई भी पेशेंट आउट पेशेंट आ जाए उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना। देन नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, तो कोई मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हो या फिर कोई मेडिसिन ऐसी हो जो कि पेशेंट ने नहीं ली हो, उन्होंने वो फेंक दी हो, तो उस कंडीशन में उस मेडिसिन का डिस्पोजल करना, उस मेडिसिन को डिस्पोज करना, ये भी एक जिम्मेदारी होती है फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव इफ़ेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, तो हेल्थ केयर सिस्टम की जो भी इफ़ेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे केयर पेशेंट को प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड इफ़ेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, तो एक इफ़ेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी प्रोवाइड करना पेशेंट को, मतलब जो सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पैसे भी ना लगे और वो इफ़ेक्टिव भी हो, ऐसे मेडिकेशन थेरेपी प्रोवाइड करना पेशेंट को। देन नेक्स्ट है मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, तो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मतलब जैसे आप फार्मेसी की फील्ड में काम कर रहे हो तो अपना परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव करना है और मेंटेन करके रखना है, मतलब आप एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। पेशेंट को आपने अगर कोई मेडिसिन दी हो तो उसको आप अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, तो अपना जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते रहना और मेंटेन करके रखना, ये कुछ रोल्स होते हैं फार्मासिस्ट के। देन नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स, तो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे FIP बैसल स्टेटमेंट। हमने अभी FIP के बारे में पढ़ा था। FIP ये एक ऑर्गेनाइजेशनल है, कौन सी, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन बैसल स्टेटमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये FIP बैसल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP इज़ द ग्लोबल बॉडी रिप्रेजेंटिंग ओवर 4 मिलियन फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। तो ये जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है, जिसको हम बोलते हैं FIP, ये एक ग्लोबल बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, 4 मिलियन फार्मासिस्ट, मतलब ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल की है। तो यहाँ पर हर कंट्री से जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो इंक्लूड होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करती है कितने, 4 मिलियन फार्मासिस्ट, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट्स को ये रिप्रेजेंट करती है। In 2008, FIP organized an expert consultation in Basel, Switzerland during its 68th World Meeting. तो 2008 में जब FIP की 68 नंबर की मीटिंग थी, वर्ल्ड मीटिंग, मतलब यहाँ पर हर कंट्री से फार्मासिस्ट आए थे, या फिर हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट जो भी थे वो सारे इस मीटिंग में इन्वॉल्व हुए थे। कौन से नंबर की मीटिंग थी, 68 नंबर की इनकी मीटिंग थी। कहाँ पर थी, बैसेल। बैसेल ये एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, ये बैसेल जो है ये सिटी है, सिटी का नाम है बैसेल जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो यहाँ पर एक कमिटी बुलाई गई थी, एक एक्सपर्ट कंसल्ट, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके कुछ
कंसल्टेशंस लिए गए कि हम किस तरीके से फार्मेसी की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए ही एक कंसल्टेशन, एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने 2008 में। Subsequently, in 2014, revised FIP Basel statements on the future of hospital pharmacy was adopted as hospital pharmacy practice standards. तो दोबारा हमने 2008 में देखा, यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट कंसल्टेशन लिए गए, ऑर्गेनाइज किए गए, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई और उनसे कुछ कंसल्टेशन, कुछ स्टेटमेंट्स लिए गए हम किस तरीके से फार्मेसी की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसके लिए। देन फिर से वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बनाए गए। देन फिर से 2014 में 2014 में इनको रिवाइज किया गया। जो FIP बैसल स्टेटमेंट्स है उनको रिवाइज किया गया, उनको फिर से दोबारा देखा गया। किस लिए? ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस और किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से अच्छी और इफ़ेक्टिव केयर हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। वॉज एडोप्टेड एज हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। तो ये जो रिवाइज हुआ था FIP बैसल स्टेटमेंट्स, इसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ये जो FIP बैसल स्टेटमेंट, ये जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, इन्होंने हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप किए थे, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स या फिर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस ऐसे बोलते हैं। तो यही होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। देन नेक्स्ट है, the document consists of total 65 statements, on which 19 statements concerned with governance statements and 6 statements are grouped in 6 different themes. तो जब ये स्टेटमेंट्स रिवाइज किए गए तो उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, डॉक्यूमेंट कंसिस्ट किया गया, जहाँ पर टोटल 65 स्टेटमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे, जिनमें से जो 9 स्टेटमेंट्स थे वो कंसर्न किए गए थे गवर्नेंस स्टेटमेंट के साथ, और जो 6 स्टेटमेंट्स थे, 6 स्टेटमेंट्स थे, वो ग्रुप किए गए 6 डिफरेंट थीम में। तो इनको थीम में जो है वो डिफरेंस किया गया। तो इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंसिस्ट किया गया। तो वो स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम। तो हम यहाँ पर हमने देखा था कि 6 स्टेटमेंट्स बनाए गए जो कि डिफरेंट थीम पे ग्रुप किए गए। तो उस डिफरेंट थीम्स के बेस पे जो स्टेटमेंट्स बनाए गए उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है थीम 1, जो कि है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब हम बोल सकते हैं परचेस करना, इन्वेंटरी परचेस करना, उसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। Hospital pharmacists should be involved in procurement process that should be based on safety, quality and efficacy principles. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने चाहिए। मतलब उन्होंने जो भी इन्वेंटरी है, अगर इन्वेंटरी ख़त्म हो रही है तो उसको परचेस करना चाहिए, उन्होंने इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। दैट शुड बी बेस्ड ऑन सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफिकेसी प्रिंसिपल्स। और किसके बेस पे होनी चाहिए? सेफ्टी, मतलब सेफ्टी देखना चाहिए कि जिससे हम परचेस कर रहे हैं वो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, या फिर वो अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन प्रोवाइड करता है कि नहीं, वहाँ पर हमें क्वालिटी भी देखना है और इफ़िकेसी भी देखना है। तो जिससे भी हम परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना है, कॉस्ट देखना है। मतलब तो हम इन्वेंटरी परचेस कर रहे हैं तो हमें उसकी सेफ्टी देखनी पड़ेगी, क्वालिटी देखनी पड़ेगी, इफ़िकेसी देखनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट की, इसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने इन्वॉल्व होना चाहिए। देन नेक्स्ट है थीम 2, इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रिस्क्राइबिंग। तो इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रिस्क्राइबिंग मतलब हॉस्पिटल शुड यूज़ फॉर्मुलरी सिस्टम लिंक टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो हॉस्पिटल में जो है वो फॉर्मुलरी सिस्टम यूज़ होनी चाहिए जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन से लिंक हो। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में हमने देख लिया फर्स्ट पार्ट में। तो ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस से लिंक जो फार्मूलरी सिस्टम होती है, फार्मूलरी सिस्टम मतलब हॉस्पिटल की एक फार्मूलरी होती है जिसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग्स की लिस्ट होती है। तो उस लिस्ट के हिसाब से ही हॉस्पिटल में ड्रग्स यूज़ करने चाहिए।
देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट शुड हैव की रोल इन एजुकेटिंग प्रिस्क्राइबर्स इन रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट ने जो भी प्रिस्क्राइबर्स है, डॉक्टर्स हो गए, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अब फार्मासिस्ट क्यों बता रहा है प्रिस्क्राइबर्स को, डॉक्टर्स को? क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा मेडिसिन का नॉलेज फार्मासिस्ट को होता है। तो फार्मासिस्ट उनको एजुकेट कर सकता है, उनको बता सकता है कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना है, या फिर कौन सी मेडिसिन उस ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है। देन नेक्स्ट थीम है थीम 3 प्रिपरेशन एंड डिलीवरी। तो प्रिपरेशन एंड डिलीवरी में क्या होगा? Hospital pharmacists should assume responsibility for storage, preparation, distribution of all medicines and for appropriate labeling and control of medicine in hospital। तो जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसने एज्यूम करना चाहिए उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके लिए, जैसे कि स्टोरेज हो गया, ड्रग्स का स्टोरेज हो गया, ड्रग्स सही तरीके से स्टोर किए हैं कि नहीं वो देखना, प्रिपरेशन करना, कोई मेडिसिन अगर हॉस्पिटल में कम है तो उसकी प्रिपरेशन करना, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, हर वार्ड में सही से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड फॉर अप्रोप्रिएट लेबलिंग एंड कंट्रोल ऑफ मेडिसिन इन हॉस्पिटल। और साथ में जो भी मेडिसिन प्रिपेयर की गई है उनको लेबल करना और हॉस्पिटल में जितने भी मेडिसिन हैं उनको कंट्रोल करना। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने एज्यूम करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है थीम 4 है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सोर्सेज नीडेड फॉर सेफ मेडिसिन प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर रेडिली अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ केयर। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने ये इंश्योर करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सोर्स नीडेड फॉर सेफ मेडिसिन प्रिपरेशन। तो अगर आप हॉस्पिटल में मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हो तो मेडिसिन सेफली इफ़ेक्टिवली किस तरीके से प्रिपेयर की जा सकती है, इसके लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में एट द पॉइंट ऑफ केयर। मतलब हॉस्पिटल में एट द पॉइंट ऑफ केयर मतलब हम केयर कहाँ पर ले रहे हैं? हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर ले रहे हैं। तो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं मेडिसिन का प्रिपरेशन, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इनटेक करना, मेडिसिन लेना। तो उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है, जो भी ज़रूरत है सेफ़ मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो अवेलेबल हो। जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल हो, ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने इंश्योर करना। ये हो गया। देन नेक्स्ट है थीम 5 मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन यूज़। मतलब मेडिसिन जो भी यूज़ की गई है उसको मॉनिटर करना। For reporting defective medicine, substandard medicine, there should be readily accessible reporting system। तो अगर कोई डिफेक्टिव मेडिसिन है या फिर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन है तो उसके लिए एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हो गई थीम 5। देन नेक्स्ट है थीम 6। तो थीम 6 क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है? The health authorities, hospital pharmacists and other stakeholders should collaboratively develop human resources plans for responsible use of medicine। तो जितने भी हेल्थ अथॉरिटीज़ है, हेल्थ अथॉरिटीज़ मतलब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कुछ अथॉरिटीज़ होंगी हेल्थ के रिलेटेड बातचीत करने वाली, जो अथॉरिटीज़ होती है हेल्थ अथॉरिटीज़, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और अदर जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने एक प्लान डेवलप करना चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्स प्लान डेवलप करना चाहिए। किस लिए? रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिसिन का सही से यूज़ किया जा सके, रिस्पॉन्सिबल यूज़ किया जा सके, उसके लिए उन्होंने प्लान्स जो है वो डेवलप करने चाहिए। तो इस तरीके से ये टोटल 6 थीम्स होती हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है AHSP, दैट इज़ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। तो ये क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी में बोलते हैं ASHP। गाइडलाइंस आर इंटेंडेड टू सर्व एज अ बेसिक गाइड फॉर द प्रोविज़न ऑफ फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल। तो जो भी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी है इसकी कुछ गाइडलाइंस है जो कि किसके लिए होती है?
ये बेसिक गाइड फॉर प्रोविज़न ऑफ फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल। तो फार्मेसी की जो भी सर्विस है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बेसिक गाइडेंस हमें यहाँ पर दिया रहता है, कुछ गाइडलाइंस हमें यहाँ पर दी रहती है। उसी को हम बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। दिस गाइडलाइंस हैव बीन डेवलप्ड कंसिडरिंग सेफ, इफेक्टिव एंड कॉस्ट कॉन्शियस मेडिकेशन यूज़। तो ये जो गाइडलाइंस है ये डेवलप की गई है, किस लिए डेवलप की गई है, क्या कंसिडर करके डेवलप की गई है, ताकि जो भी मेडिसिन की यूज़ है वो सेफली हो, सेफ तरीके से हो, इफ़ेक्टिवली हो और कॉस्ट कॉन्शियस हो, मतलब वो ज़्यादा महंगे ना हो, सब उसको अफोर्ड कर सके ऐसे हो। तो ये कंसिडर करके ये गाइडलाइंस बनाई गई है। अकॉर्डिंगली 9 स्टैंडर्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। तो 9 स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रैक्टिस मैनेजमेंट। तो प्रैक्टिस मैनेजमेंट मतलब जो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस है वो किस तरीके से अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। कि अगर आपको इन्वेंटरी परचेस करना है तो आपको किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वार्ड्स में तो आप किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले कौन से वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, टाइमिंग क्या होगी, वो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है मेडिकेशन यूज़ पॉलिसी डेवलपमेंट। तो हॉस्पिटल फार्मेसी है तो वहाँ पर पॉलिसीज़ तो होनी ही चाहिए। तो मेडिकेशन यूज़ पॉलिसी डेवलपमेंट, तो मतलब वहाँ पर ये मेडिकेशन के यूज़ के लिए पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए यहाँ। तो मेडिकेशन की यूज़ के लिए पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन थेरेपी। तो एक सही प्रॉपर ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है ड्रग प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ड्रग प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोक्योर करना, ड्रग प्रोडक्ट मतलब मेडिसिन प्रोक्योर करना, परचेस करना। मेडिसिन को आपको परचेस करना पड़ेगा किसी भी मैन्युफैक्चरर से। अगर आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिसिन कम हैं, उनकी क्वांटिटी कम है, तो आपको परचेस करना पड़ेगा या फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने ही हॉस्पिटल में। एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो आपको इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ेगी, मतलब स्टॉक मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके स्टॉक में कुछ चीज़ें कम है, आपके पास मेडिसिन कोई कम है, तो वो जो स्टॉक है आपको वो भरना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी जो भी इन्वेंटरी है उसको मैनेज करके रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग मेडिकेशंस। तो मेडिसिन जो है उनको प्रिपेयर करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको प्रॉपरली पैक करना, पैकेजिंग करना और साथ में उनको लेबल करना। तो देन नेक्स्ट है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। तो मेडिसिन को डिस्पेंस करना, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको सेल करना, उनको डिस्पेंस करना। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग मेडिकेशन यूज़। तो आप जो भी मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हो तो उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट मॉनिटर करना, वो मेडिसिन किस तरीके से इफ़ेक्ट दिखा रही है उसको मॉनिटर करना। देन नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन यूज़ सिस्टम। तो जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं मेडिकेशन के यूज़ के लिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस इवेल्युएट करना। देन नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च करना, अलग अलग टाइप की मेडिसिन, अलग अलग डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन रिसर्च करना कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, किस तरीके से हम मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं, कि अलग अलग रूट्स देखना कि कौन से रूट से हम देंगे तो पेशेंट को वो ईजी जाएगी और जल्दी से जल्दी इफ़ेक्ट दिखाएगी। तो इस तरीके से रिसर्च करना। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि आइडेंटिफाइड की गई है, कुछ स्टैंडर्ड्स है जो कि आइडेंटिफाइड किए गए हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी ने। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू NQAS। NQAS है। NQAS मतलब क्या होता है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ 2020 हैव बीन डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है ये डेवलप किए गए, कब डेवलप किए गए, 2020 में। किसके लिए डेवलप किए गए, ये ध्यान में रख के, ये सोचते हुए डेवलप किए गए ताकि जो भी फैसिलिटीज़ पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी हो
वो हम पूरे कर सकें, जो भी रिक्वायर्ड हो फैसिलिटीज़ वो हम पूरे कर सकें और एक बेस्ट प्रैक्टिस दे सकें। इसके लिए ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। द रेंज ऑफ सर्विस कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड्स आर, तो ये जो स्टैंडर्ड्स है कुछ हमें यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस देना मतलब आउट पेशेंट जो आते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिसिन परचेस करने के लिए, तो उनको मेडिसिन परचेस करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये हो गई आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस। देन नेक्स्ट है मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। तो जो मैटरनल मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है या फिर जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है उनकी केयर करना, न्यूबॉर्न की केयर करना, न्यूबॉर्न के लिए जो भी चीज़ें होती है ज़रूरी चीज़ें वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहना, और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, तो छोटे बच्चों के लिए जो भी उनके हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहना, ये एक सर्विस हॉस्पिटल में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है इन पेशेंट डिपार्टमेंट केयर। तो इन पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट है ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे पेशेंट के केयर करने के लिए वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है इमरजेंसी केयर सर्विस। तो कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस कंडीशन में इमरजेंसी केयर के लिए जो मेडिसिन ज़रूरी होती है, इमरजेंसी कंडीशन में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है या फिर जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए वो सारी वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, ये सर्विस वहाँ पर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है इंटेंसिव केयर सर्विस। इंटेंसिव केयर सर्विस मतलब जो आईसीयू वाली सर्विस होती है, जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए, ये सर्विस हॉस्पिटल में रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट है ब्लड बैंक सर्विस। ब्लड बैंक सर्विस हॉस्पिटल में होनी चाहिए क्योंकि ब्लड जो है वो कभी भी लग सकता है किसी भी पेशेंट को। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको ज़्यादातर ब्लड बैंक की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादातर ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ब्लड बैंक की सर्विस हॉस्पिटल में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि पेशेंट को इधर उधर ना जाना पड़े ब्लड के लिए। देन नेक्स्ट है सर्जिकल सर्विस। सर्जिकल मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं सर्जिकल सर्विस के लिए, जितने भी ऑपरेशन के लिए चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी हॉस्पिटल में प्रेजेंट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स मतलब जो डिसीज़ है उनको कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं उनके ऊपर प्रोग्राम्स वहाँ पर लेना, प्रोग्राम्स डेवलप करना, प्रोग्राम्स लेना ताकि हम सबको बता सकें कि किस तरीके से हम स्पेसिफिक डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे सर्विसेज, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कवर किए हैं NQAS ने, मतलब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से ये NQAS होता है। देन नेक्स्ट है NABH एक्रीडिएशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। NABH मतलब क्या होता है वो देखेंगे, इसको हम नाब एक्रीडिएशन बोलते हैं, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट मतलब ये जो नाब एक्रीडिएशन है इसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या है वो देखेंगे। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो नेशनल एक्रीडिएशन, ये जो नाब है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हमें दिया गया है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये फुल फॉर्म होता है नाव का। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो नाभ, इसको NABH इज अ कंस्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये कंस्टिट्यूएंट बोर्ड है, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं QCI का ये एक कंस्टिट्यूएंट बोर्ड है, सेटअप टू इस्टेब्लिश एक्रीडिएशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेट किया है, ये बोर्ड बनाया गया है किस लिए? टू इस्टेब्लिश एक्रीडिएशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए एक एक्रीडिएशन प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने के लिए ये बोर्ड जो है ये बनाया गया है। The objective of establishing
NABH is enhancing health system and promoting continuous quality improvement and patient safety। तो ये जो नाब है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसका उद्देश्य है कि इन्हेंसिंग हेल्थ सिस्टम, तो हेल्थ सिस्टम को इन्हेंस करना, बढ़ाना, एंड प्रोमोटिंग कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी होती है केयर करने के लिए, केयर की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करते रहना और पेशेंट की सेफ्टी इम्प्रूव करना। तो इस तरीके से ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं NABH के, नाब एग्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देन नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एग्रीडिएशन। तो इस एग्रीडिएशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। रिजल्ट इन हाई क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेफ्टी। तो ये जो एक्रीडिएशन, ये जो प्रोग्राम्स हम लेते हैं, इससे क्या होता है, जो केयर है वो हम हाई क्वालिटी की दे सकते हैं, हाई क्वालिटी की केयर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ में पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। देन नेक्स्ट है इट इनेबल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट दिखाती है, इनेबल करती है। देन नेक्स्ट है इट रेजेस कॉन्फिडेंस इन सर्विस प्रोवाइडर बाय द हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस ये बढ़ाती है, क्योंकि इनको पता रहता है, इन प्रोग्राम्स के थ्रू उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। तो उनको पता रहता है कि इस तरीके से करना है, उनके पास एविडेंस होता है, उनके पास प्रैक्टिस होती है उस चीज़ की, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं। कोई भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंट होते हैं। इट इम्प्रूव ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नॉलेज। तो ये जो है ये इम्प्रूव करता है, क्या इम्प्रूव करता है, जो प्रोफेशनल का डेवलपमेंट है और उनका जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करता है। देन नेक्स्ट है इंश्योर टू क्वालिटी केयर एंड पेशेंट सेफ्टी। तो क्वालिटी केयर और पेशेंट सेफ्टी को ये इंश्योर करता है। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड कंटिन्यूस लर्निंग एंड गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोवाइड करता है, मतलब कंटिन्यूस उनको जो न्यू नॉलेज है, जो भी रिसेंट नॉलेज है वो प्रोवाइड करते रहता है, और साथ में गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब एक वर्किंग इन्वायरमेंट उनका अच्छी तरीके से रहता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है एक्रीडिएशन के। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।